मुश्किलों के बीच अपने लक्ष्य की तरफ मेहनत से बढ़ते रहो, चुनौतियां आएंगी, उनको अवसर में बदल डालो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था धीरू भाई अंबानी ने बहुत साल पहले। एक छोटे से गांव के एक स्कूल टीचर के बेटे थे धीरू भाई अंबानी, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से क्या क्या नहीं कर डाला। रिलायंस को बनाया धीरू भाई अंबानी। जो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी की बातें आजकल हम करते हैं ना, उनके पिता धीरू भाई अंबानी की हम बात कर रहे हैं। अरे यार, पकोड़े बेचे, धागे बेचे, एक क्लर्क की नौकरी की, 300 रुपया सैलरी हुआ करती थी। हालांकि 300 रुपये कुछ कम नहीं था उस समय, लेकिन अपना कुछ करना था, अपना एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। 16 लाख करोड़ रुपए का रिलायंस। पैसों की कमी, पढ़ाई की कमी, अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज की कमी, लेकिन इसके बावजूद ये रिलायंस जो बनाया है ना धीरू भाई अंबानी जी ने, किस तरह से बनाया, क्या कहानी है इनकी, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और होपफुली इंस्पायर भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अट्ठाईस दिसंबर 1932। ये तारीख से पहले अंबानी जो सरनेम था ना, इसका कुछ खास रेलेवेंस नहीं था। मतलब था नहीं कुछ कि हाँ ठीक है, बाकी के सरनेम्स होते हैं, उसमें से एक है अंबानी। अब आज की तारीख में अंबानी का मतलब तो कुछ और ही है। एनीवे, इस तारीख को गुजरात के गांव चोरवाड़ में पैदा हुए धीरज लाल अंबानी, इनके पिता का नाम था हीराचंद अंबानी, और ये एक गांव के स्कूल के एक टीचर थे। अब घर की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, लेकिन बहादुर खान जी स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, कुछ लेवल पे समझ आई दुनिया की, पढ़ाई पूरी की, लीडरशिप क्वालिटी शुरू से ही थे। जूनागढ़ स्टूडेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब दोस्तों, जब भी आप एक छोटे से गांव में से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, तो उस केस में होता है यार, मैं बड़े शहर में होता, मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, मैं इंग्लिश बोलता, मैं अलग तरीके से रहन सहन होता, अलग बच्चों के साथ, अलग लोगों के साथ मैं बैठता उठता। लेकिन ये भी उस समय जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की कमी गांव में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। आजकल तो गांव फिर भी डेवलप हो रहे हैं। उस समय में भी धीरज लाल अंबानी अपने लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे। अब पढ़ाई तो कर ली, लीडरशिप क्वालिटी दिखा ली, लेकिन ना घर की हालत कुछ खास थी नहीं। तो कहा कि यार 16 साल की उम्र है मेरी, मैं ना पकोड़े बेचूंगा। गिरनार मंदिर था वहाँ पे बाहर बैठ के पकोड़े बेचने लग गए। हाँ, ये बात हो रहा है कि ये पकोड़े वाला बिजनेस ज़्यादा देर चला नहीं। तो देखो, पैसा कमाना था इनको, सोच चुके थे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। 1948 में यमन के एक शहर एडन चले गए, वहाँ पे एक नौकरी की। नौकरी में उनको सैलरी मिलती थी 300 रुपया महीने के हिसाब से, जो कि कुछ खास गलत नहीं थी, मतलब ख़राब नहीं थी, ठीक ठाक पैसा था उस समय के हिसाब से। नॉनदलेस मूव करते रहे लाइफ में, लेकिन वहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने देखा कि वहाँ की जो करेंसी है ना, रियाल करेंसी में जो चांदी लगी होती है ना, उसका जो सिक्के का वैल्यू है ना, और उसमें जो चांदी लगी है, वो चांदी की वैल्यू ज़्यादा है सिक्के से। तो उन्होंने यहाँ पे इस सिक्के को पिघालना शुरू कर दिया। मतलब सिक्का पिघलता, उससे चांदी निकलती। अब ये चांदी को लंदन के कमोडिटी जो बुलियन ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको चांदी सिल्वर एज इट इज बेचने लग गए, और काफ़ी स्केल पे किया। मतलब करते रहे, अपने लिए एक उनका एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो गया। हालांकि वो 10 साल तक यमन में रहे, लेकिन 1955 में जब उनको 7 साल हुए थे तो उन्होंने शादी कर ली। जो मुकेश अंबानी जी हैं, इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स, वो उनका जो जन्म था वो एडन में ही, उसी यमन के शहर में ही हुआ। लेकिन 1958 में उन्होंने सोचा कि बस यार बहुत हो गया। वैसे भी जो चांदी के पैसे बना रहे थे ना, तो सरकार को पता लग गया था, तो वहाँ भी मसला हो सकता था। तो 1958 में वापस आ गए। चंपक लाल दमानी जो उनके कज़न थे, उनके साथ बिजनेस की सेटिंग हो गई कि वापस आओ, इकट्ठे मिलके दोनों भाई बिजनेस करते हैं। अब देखो, यमन से इंडिया तो आ गए, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बन चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अभी ना थोड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में। 40 गज का एक ऑफिस लिया, 15,000 रुपया कैपिटल डाला। 15,000 रुपये दोस्तों, बहुत पैसा था उस समय। तो 15,000 रुपये पैसा डाला और रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम से अपनी पहली कंपनी शुरू कर दी। अब काम क्या था? काम यह था कि सिंथेटिक पॉलिएस्टर यार्न, मतलब एक तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम है ये। उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत डिमांड थी, पूरी दुनिया भर में डिमांड थी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा खासा काम था, प्रोडक्ट बनाते थे, दुनिया भर में बेचते थे, और लगातार चलता था। पॉइंट एक टाइम ऐसा आया जब उनको, जो धीरज लाल अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, उनको लगा कि मेरे को यार थोड़ा अपना रिस्क लेवल बढ़ाना चाहिए। अपने बिजनेस में रिस्क लेने को वो अच्छा मानते थे। लेकिन जो इनके कज़न थे चंपक लाल दमानी, वो कहते थे नहीं यार भैया, हमारा रिस्क से काम नहीं चलेगा। तो एक पॉइंट इन टाइम आया जब दोनों को अपने रास्ते अलग अलग करने पड़े। अब जब बंदा अकेला हो जाता है ना बिजनेस चलाने में, तब एक अच्छी चीज़ होती है, एक बुरी चीज़ होती है। बुरी चीज़ ये कि अब वो अकेला है, मतलब उसको सब कुछ देखना है। अच्छी चीज़ ये कि अब वो अकेला है, उसको सब कुछ देखना है। मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है
वो सिर्फ उसके हाथ में है। तो चीज़ें थोड़ी जल्दी मूव हो सकती हैं, कुछ फेल होएंगी, कुछ सक्सीड होएंगी, बट देन एट द सेम टाइम नाउ यू कैन मूव क्विकली इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और यही इनके केस में भी हुआ। 1966 में इन्होंने एक टेक्सटाइल कंपनी शुरू की, जो मिल थी कपड़े बनाने वाली उसको भी खरीद डाला ताकि रॉ मटेरियल की कोई दिक्कत ना आए। इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कहते हैं बिजनेस सेंस में। तो एक तरीके से जिन लोगों से रॉ मटेरियल लेना है उनको अपनी कंपनी का पार्ट बनाया, इससे उनकी खुद की कंपनी भी बड़ी होती है और जो उनका रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगता है, बार बार डिपेंडेंसी बढ़ती है सप्लायर के साथ, वो खत्म होती है। हाँ, इनिशियल सेटअप कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने इन सब चीज़ों को समझते हुए ये पर्टिकुलर सेटअप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ शुरू किया और आगे चल के एक कपड़ों की ब्रांड बनाई जिसका नाम था विमल, ओनली विमल। इसकी टीवी एड्स बहुत थी, मैंने खुद बहुत देखी हैं वो टीवी एड्स। तो विमल वाज द फर्स्ट ब्रांड टेक्सटाइल स्पेस पे जहाँ पे धीरू भाई अंबानी ने इंडिया में रिटेल प्रोडक्ट्स की तरफ कदम रखा। अब एक पॉइंट इन टाइम पे तो इस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम इतना चढ़ गया था कि फ्रेंचाइज लेने वालों की लाइन लग गई थी। बट नॉनदलेस अपना जो पॉलिस्टर यार्न का काम था उसको बढ़ाते रहे। एक पॉइंट इन टाइम पे 1,45,000 टन तक उसकी प्रोडक्शन हो रही थी। मतलब एक तरीके से उनका जो बिजनेस सेटअप, माइंड सेटअप, सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा था और कंपनी पैसा भी कमा रही थी। अब देखो, जब आप बिजनेस चलाते हैं ना और बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, वॉल्यूम में काम करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको फिर से पैसा चाहिए होता है। बैंक्स के पास गए धीरू भाई अंबानी, बैंक्स ने कहा भैया आपका जो बिजनेस है ना, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो। ये 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उससे पहले की बातें हैं। तो उस समय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को थोड़ा ग्रे तरीके से देखा जाता था। तो इस केस में भी बैंक्स ने कहा कि आपका थोड़ा पैची, थोड़ा ग्रे एरिया है, आई एम नॉट कंफर्टेबल गिविंग ए लोन। तो किसी भी बैंक ने धीरू भाई अंबानी के लोन को अप्रूवल नहीं दी। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मेरे को मार्केट से, मेरे को पैसा चाहिए, तो वाई डोंट आई गो टू द मार्केट। स्टॉक में एक तरीके से अपनी कंपनी को लिस्ट करता हूँ, अपनी कंपनी को मार्केट में लेके आता हूँ और लोगों को कहता हूँ आप मेरी कंपनी का शेयर खरीदो, कंपनी के मालिक बनो और मैं आपके पैसों से कंपनी को आगे लेके जाऊंगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न भी दूंगा। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। जब कंपनी का आईपीओ आया उस पर्टिकुलर दिन अगर आपने आईपीओ के अंदर 1,000 रुपये लगाए होते तो आज की तारीख में वो 1,000 रुपये 7.78 लाख रुपीस होते। अब मैथमेटिक्स खुद कर लीजिए कि कितना % रिटर्न होता। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आईपीओ आया था 1977 में। उस टाइम पे 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब जितने शेयर मार्केट में अलॉट करने थे उससे 7 गुना ज़्यादा लोगों ने उसके लिए एप्लीकेशन दिया, अप्लाई किया। तो एक तरीके से हिट गया आईपीओ। आगे बढ़े, पैसा लगाया, कंपनी ने बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की। जैसे आज माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के साथ बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स कर रहा है, फेसबुक के साथ पार्टनरशिप कर रहा है रिलायंस, वैसे ही उस समय भी एक तरह से पार्टनरशिप ग्लोबल लेवल पे हो रही थी। 1992 के बाद तो खैर लेवल अलग ही बढ़ गया, लेकिन हम उससे पहले की बातें कर रहे हैं। उस केस में भी ऐसा होता रहा था। लेकिन इन चीज़ों के चक्कर में लोग उनको, या मीडिया उनको, ये भी धीरू भाई अंबानी को कहती थी कि वो थोड़ा सा रूल्स को फ्लॉन्ट करते हैं, थोड़ा इलीगल तरीके से काम करते हैं। बट दिस वॉज समथिंग विच वॉज बिट्स एंड पीसेज। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं। अब बिजनेस चला रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नॉट श्योर एग्जैक्टली कि किस तरीके से उस समय ये चीज़ें थी, बट जो मीडिया रिपोर्ट्स में है वो है। अब जब सब चीज़ें अच्छी हो रही होती है ना, तो कई बार कुछ चीज़ें खराब भी हो जाती हैं विच आर नॉट रियली ग्रेट फॉर यू और योर बिजनेस। तो इनके केस में भी ऐसा हुआ। धीरू भाई अंबानी के हेक्टिक लाइफस्टाइल के चक्कर में 1986 में इनको पहला पैरालिसिस का अटैक आया और उनका राइट हैंड पैरालाइज हो गया। इसके बाद 1988 में मनु मालिक की नज़र रिलायंस के ऊपर पड़ी और यहाँ पे एक नया इवेंट शुरू हो गया, नया एपिसोड शुरू हो गया, जहाँ पे मनु मालिक चाहते थे कि वो इस कंपनी के शेयर्स को नीचे लेके जाएं, गिरा दें, क्योंकि उनको लगता था बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो चुके हैं, ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, इसको नीचे गिराता हूँ मार्केट में शॉर्टिंग कर करके अपने बियर कार्टेल के साथ। जब नीचे गिर जाएगा तो मैं उठा लूंगा और उसके बाद तो चांदी ही चांदी। अब मनु मालिक के केस पे ऐसा नॉर्मल था। मतलब वो ऐसे कंपनी के साथ करते रहते थे, उनको परेशान करते थे। एक तरह से कंपनी चाहती थी कि भैया हमारे शेयर्स में मत घुसो, दूर रहो, हम नहीं चाहते मनु मालिक हमारे सिचुएशन में आए। अब धीरू भाई के केस में और रिलायंस के केस में ये एक्सेप्शनल केस था जब मनु मालिक की खुद की वॉट लग गई। कैसे? धीरू भाई अंबानी के एक दोस्त थे आनंद जैन, और उनके कुछ दोस्त थे आनंद जैन के आगे भी जो ये चीज़ों को समझते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, जहाँ पे मनु मालिक शॉर्टिंग कर रहा था, बार बार शेयर को गिरा था, वो चाहता था कि जो इसका शेयर प्राइस है एक पॉइंट इन टाइम पे फटाक करके नीचे गिर जाए। लेकिन यहीं पे आनंद जैन बार बार बाइंग करते रहे, लगातार बाइंग करते रहे। 152 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से स्टॉक को बचा के रखा। लेकिन मनु मालिक चाहते थे कि मैं बार बार बेचता रहूं, वॉल्यूम के सेलिंग करूं। एक पॉइंट इन टाइम आएगा जब आनंद जैन या रिलायंस या जो भी लोग इसके इन्वेस्टर हैं, जो भी बाइंग कर रहे हैं, वो हाथ जोड़ देंगे, कहेंगे कि ठीक है जो आप कर रहे थे सही कर रहे थे। वहाँ पे बदला सिस्टम भी चलता था तो उसका भी फ़ायदा उठाना था। तो मनु मालिक अलग दुनिया में था उस समय।
बट इस केस में आनंद जैन ने बचा लिया, आनंद जैन के दोस्तों ने बचा लिया, धीरू भाई अंबानी का आइडिया चल गया। मोर और लेस वो शेयर प्राइस का वैल्यू 180 रुपए हो गया। मतलब शेयर प्राइस जहां गिरना चाहिए था, लगातार बाइंग होने के चक्कर में लोगों को लगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है, व्हाई डोंट आई स्टिल बाय इट। बाकी के रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसको बाइंग करना शुरू कर दिया और शेयर प्राइस को ले गए 180 रुपए पर शेयर। अब देखो दोस्तों, जब आप शॉर्टिंग करते हैं तो आपको शेयर्स को पहले सेलिंग करते हैं तो आपको शेयर की सेटलमेंट करने के लिए उनको फिजिकल डिलीवरी या डिलीवरी देनी पड़ती है जिन लोगों को आपने बेचे हैं। इस केस में आनंद जैन उनके दोस्तों ने कहा कि हमें लाओ, हमें डिलीवरी चाहिए सारे शेयर्स की, नहीं तो अन्न बदला का आपका पेनल्टी लगाएंगे, या तो आप सेटलमेंट करो हमारी, नहीं तो हम आपको पर शेयर के हिसाब से 35 रुपये चार्ज करेंगे। यहाँ पे मनु मानिक और बियर कार्टेल की तो लग गई इतनी लग गई क्योंकि 152 से नीचे गिरा के चलो एक पॉइंट इन टाइम पे ले भी गए होंगे, 180 तक बढ़ गया, तो जो डिफरेंस था उसकी पेनल्टी मांग रहे थे, नहीं दे पाए, फंस गए। 3 दिन तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये इतनी बड़ी बात बन गई थी, मतलब इतनी बेइज्जती हुई थी कि 3 दिन तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रही इस चक्कर में कि अगर ये खुल गई और अगर इस पर ट्रेडिंग हुई तो कुछ और मसला हो जाएगा। हाँ, बाद में सेटलमेंट ये हुई कि 2 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से सेटलमेंट या रादर पेनल्टी देंगे हम। तो जितने भी शेयर्स की शॉर्टिंग की थी 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से उनको ये सेटलमेंट देना होगा। कर्जा लेना पड़ा था मनु मालिक को ये चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इतना पैसा मतलब डूब गया था। तो ये मनु मालिक के केस में लोवेस्ट पॉइंट था अपनी ज़िंदगी का और धीरू भाई अंबानी का शेयर मार्केट की दुनिया के हिसाब से हाईएस्ट पॉइंट। अब इस बीच बहुत सारी और बातें भी हुई दोस्तों, क्योंकि उस समय देखो, पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें होती थी लेकिन मीडिया रिपोर्ट स्पेसिफिक तरीके से होती थी या कम लेवल पे होती थी या एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक वन साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाती थी। इस केस में भी हुआ, कुछ चीज़ सामने आई, लोगों ने, मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि धीरू भाई अंबानी जो कि किसी टाइम पे धागे बेच रहा था, आज की तारीख में स्टॉक मार्केट कैसे चला रहा है, कैसे अपने शेयर बेच रहा है, कैसे अपनी कंपनी चला रहा है। तो उस केस में उस समय भी प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि एक एनआरआई ने धीरज लाल अंबानी, धीरू भाई अंबानी को 22 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स लाइक दिस, बट नॉनदलेस ये सब चीज़ हो रही थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी की तबीयत खराब होती जा रही थी और एक पॉइंट इन टाइम पर उनको लगा कि मेरे को थोड़ा सा ना साइड हो जाना चाहिए। मेरे 2 बेटे हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, हीरे हैं, इन दोनों को मैं आगे लेके आता हूँ और इनको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बागडोर संभालने को कहता हूँ। और ये वही टाइम है दोस्तों जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने वाले थे 1991-2 के हिसाब से। अगर उस समय अगर जाएंगे तो मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब एक तरह से इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ओपन अप कर दिया था। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी मोर और लेस पार्टनरशिप फेज में गई। गैस सेक्टर हो, रिफाइनरीज हो, पेट्रोलियम हो, इन सब आस्पेक्ट्स में, मतलब जो स्पेशली एट एनर्जी लेवल, जो एनर्जी के सेक्टर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, या जो मोर और लेस ग्लोबल लेवल पे कंपनीज थी, इनके साथ पार्टनरशिप्स करके दोनों भाइयों ने कंपनीज को आगे लेके गए और इनका नेटवर्थ कुछ अलग स्केल पे ही ले गए। मतलब एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सबसे बढ़िया फ़ायदा उस पॉइंट इन टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बनाया, क्योंकि दे वर रेडी टू डू दैट। वो तैयार हो चुके थे 1991 में, जस्ट पहले बिफोर दैट दे वर ऑलरेडी डूइंग सम ऑफ दैट, कुछ ना कुछ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जब ऑफिशियली ओपन हो गई, लीगल हो गई, तो उस केस में जो वो करना चाह रहे थे, थोड़ा कर भी रहे थे शायद, वो सब कुछ ओपनली करने लग गए, लीगल तरीके से करने लग गए और स्केल पे करने लग गए। और जब आप करते हैं ना ये काम, जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ आप ग्लोबल लेवल की पार्टनरशिप्स करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो रेवेन्यू इनकम स्ट्रीम्स बढ़ती हैं, बिकॉज वो भी अपने काम में अच्छे हैं, आप भी अपने काम में अच्छे हो। दे ऑल्सो वांट कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है, आप भी चाहते हो कि मेरे को एक ऐसा ब्रांड मिले जिसके साथ काम करके मैं इंडिया में उसको लेके आ सकूँ। तो दिस वॉज गुड फॉर इंडिया, दिस वॉज गुड फॉर रिलायंस, दिस वॉज गुड फॉर दोज कंपनीज एज वेल जो कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया में एंटर करना चाहती थी। बट इसी बीच धीरू भाई अंबानी की तबीयत और ख़राब होने लग गई। 24 जून 2002 को उनको एक और स्ट्रोक आया और उनको इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक आया कि कोमा में चले गए वो। और उसके बाद 6 जुलाई 2002 को उनकी मौत हो गई। वही एक छोटे से गांव से आया लड़का जो पकोड़े बेचता था, धागे बेचता था, बाहर देश में रह के आया था, क्लर्क नौकरी करके आया था, चांदी के सिक्के, बहुत कुछ था उनकी ज़िंदगी में। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हमने अभी देखा सब कुछ। तो वो एक लड़का जब गया हमेशा के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के, उस इंडस्ट्री ने, उस कंपनी ने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला है, देश को पता नहीं किस लेवल पे बदला है। जो नए बिजनेसमैन आए उस स्पेस में, उनकी माइंडसेट को कैसे बदला है, आज भी मोर और लेस बदलने की ताकत रखता है वो इंसान। अगर वो आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो कहानियाँ हैं, उसकी जो बातें हैं,
वो इतना इंस्पायर करती हैं कि आज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स जो चलाते हैं या आगे चल के भी जो करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट गो बैक फ्यू ईयर्स, कुछ साल पीछे जा सकते हैं और अपने ही देश के ऐसे ही हीरोज़ के बारे में जान के इंस्पायर हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना रिसोर्सेज थे, पढ़ाई नहीं, पैसा नहीं, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, जो भी चाहिए ना एक बिज़नेस के लिए, कुछ नहीं, सब कुछ किया, खुद से किया, वन थिंग आफ्टर द अदर, अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों के बीच चलते रहे, अपनी जो अपॉर्चुनिटी मतलब अपनी जो चैलेंजेस थे उनको अपॉर्चुनिटीज़, उनको अवसरों के रूप में बदला। धीरज लाल अंबानी, धीरू भाई अंबानी इसका एक एग्जाम्पल रहे, एग्जाम्पलीफाई किया अपनी ही कोटेशन को। 2012 में इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी, गुरु, अभिषेक बच्चन ने उनका किरदार निभाया था। 2016 में इनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी नवाजा गया, हालांकि वो थे नहीं, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स को दिया गया। अब उनकी फैमिली में, धीरू भाई की फैमिली में बहुत से लोग हैं, मतलब मुकेश अंबानी हैं, अनिल अंबानी हैं, दोनों भाई हैं। उनके बीच भी बहुत कुछ हुआ। अनिल अंबानी ने अपना रास्ता निकाला, मुकेश अंबानी ने अपना रास्ता निकाला। एक भाई थोड़ा अच्छा कर रहा है, एक भाई कुछ खास नहीं कर पा रहा है, बट वो अलग कहानियाँ हैं। वो बराबर मोरलेस दोनों की रेस शुरू हुई थी, लेकिन एक रेस कहीं पे ख़त्म हो गई और एक रेस अभी चलती जा रही है। वो अलग स्टोरी है, वो अलग तरीके से बयां करेंगे, उनका अलग एक हिस्ट्री है। मुकेश अंबानी की बात करें अगर, तो उनको किसी और दिन किसी और वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुकेश अंबानी या किसी भी इंडिया के या ग्लोबल बिजनेस हीरो के बारे में जो जानना चाहे, हिस्ट्री के बारे में, कहाँ से वो आया, कैसे इंस्पायर करके बाकी के आसपास के लोगों को अपने साथ लेके चला, ये सब कुछ ऐसे ही वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेके आते रहेंगे। धीरज लाल अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बारे में दोस्तों आज इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस, बाय बाय।